हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे पढ़ने का टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ या फिर अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पोएम बताया जा रहा है कि चाइल्डहुड के समय हम लोग ये पोएम काफ़ी पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो कहा जा रहा है कि इसके देख के कई क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि आखिर ये स्टार कैसे बना होगा, आसमान में कितने तारे हैं, क्या कोई आसमान तक कैसे पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो काफ़ी थ्योरी इसके बारे में दिया गया है अर्थ के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक एक थ्योरी को पढ़ते हैं जो भी यहाँ पे। द लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वेर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट फिलोसफर के द्वारा, ठीक है, कई तरह के हाइपोथेसिस दिए गए हैं, कई तरह के थ्योरी दिए गए हैं। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गूमेंट वर मेड बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। तो एक इमैनुअल कांट जर्मन फिलोसफर थे, उनके द्वारा एक काफ़ी पॉपुलर आर्गूमेंट दिया गया था। ठीक है, मैथमेटिशियन लेप्लासे रिवाइज इट इन 1796। तो हालांकि उसको लेप्लासे के द्वारा रिवाइज किया गया, मतलब कि 1796 में उसमें कुछ अमेंड किया गया। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इमैनुअल कांट का जो दिया गया था उसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। दिस हाइपोथेसिस इज कंसीडर्ड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन विच आर स्लोली रोटेटिंग। तो कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि एक सन के चारों तरफ एक क्लाउड था। ठीक है, सन के चारों तरफ क्लाउड था, उसी क्लाउड से सारे प्लेनेट बना है। ठीक है, तो प्लेनेट कैसे बने हैं, तो फॉर्म्ड ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन। तो सन जब यूथ एज में था, आज भी यूथ एज में ही है, लेकिन फिर भी आज के कई साल पहले, मतलब कई साल पहले यहाँ से, ठीक है, तो सन के चारों तरफ एक क्लाउड था। ठीक है, उसी से प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। लेटर 1900 चैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसीडर दैट अ वांडरिंग स्टार अप्रोच द सन। तो उसके बाद 1900 के आसपास ये कंसीडर किया गया, मतलब कि ये इनका नेबुलर हाइपोथेसिस था इमैनुअल कांट का, कि सन के चारों तरफ एक कोई बादल होगा, उसी से मतलब कि ये बन गया है। ठीक है, उसके बाद 1900 में ये दो साइंटिस्ट थे, चैम्बरलिन और मोल्टन, उनके द्वारा कंसीडर किया कोई वांडरिंग स्टार आया था सन के पास। एज ए रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। तो कहा जा रहा है कि वांडरिंग स्टार कोई आया था, कोई दूसरा स्टार आया था अर्थ के, सॉरी, सन के आसपास। ठीक है, और उसी के कारण जो है अर्थ, मतलब कि सोलर सरफेस से कुछ मटेरियल एक्सटेंड कर गया और उसी से फिर ये सब बना है। एज द स्टार पासिंग मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स। तो जैसे पहले सन था, उसके चारों तरफ से एक स्टार मूव करते हुए आया, एक और दूसरा स्टार। ठीक है, और यहाँ पे उसके कारण, उसके आने के कारण सन से कुछ हिस्सा जो है टूट गया, और ये स्टार तो अपने रास्ते निकल गया, और ये जो हिस्सा टूट गया था सन से, वही फिर आगे चल के प्लेनेट में बन गया, ठंडा होकर कॉन्डेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट को डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा सपोर्ट भी किया गया। एट लेटर द आर्गूमेंट कंसीडर्ड ऑफ ए कंपेनियन टू द सन हैव बीन को एग्जिस्टिंग। दिस आर्गूमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरी। तो इसको हम लोग बाइनरी थ्योरी कहते हैं, मतलब बाइनरी थ्योरी मतलब दो सन। ठीक है, दो स्टार के सहारे यहाँ पे हुआ ना, कि एक पहले सन था और इधर से कोई दूसरा स्टार है, उससे सन से जो है कुछ पार्ट निकल गया, और इस तरीके से, तो इसलिए इसको बाइनरी थ्योरी कहा जाता है। 1950 ऑटो स्मिट्स इन रसिया एंड कार्ल वेल्स्कर इन जर्मनी समटाइम रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। तो 1950 में नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से काफ़ी डिटेल में बताया गया है ना। नेबुलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट का था। दे कंसीडर द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली इन द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद मैनी ऑफ टर्म्ड एज अ डस्ट। तो कहा जा रहा है कि उनका भी यही कहना था कि जो बोला गया कि सन के चारों तरफ क्लाउड था, तो क्लाउड था और बना हुआ किस चीज़ का था, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल भी था। द फ्रिक्शन एंड कोलाइजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो कहा जा रहा है कि उसी प्रोसेस के कारण, मतलब कि सब आपस में रोटेट कर रहे थे, हीलियम और डस्ट या फिर हाइड्रोजन, ये सब, तो आपस में फ्रिक्शन के कारण एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बना, और वही आगे चल के फिर प्लैनेट बन गए। However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than just the earth or the planets। तो बाद में फिर जो साइंटिस्ट हुए, तो पुराने थ्योरी हो गए ना, जो बाद में जो साइंटिस्ट हुए उनके द्वारा पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगाया जाने लगा। मतलब कि पहले जो सबका टारगेट रहता है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ ये पता करना, या फिर प्लेनेट का ओरिजिन कैसे हुआ। अब के जो साइंटिस्ट का अप्रोच है, उनका मतलब कि उनका ये कहना है कि हम लोग को ये पता करना चाहिए कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। तो मतलब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में सबसे पॉपुलर आर्गूमेंट है कि जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं।
एडविन हबल के द्वारा इसको 1920 में दिया गया था, प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो इनके द्वारा बताया गया कि यूनिवर्स जो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। एज टाइम पासेज गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, जिस तरह से समय बीत रहा है तो जो डिफरेंट गैलेक्सी हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स होता क्या है, तो टेक अ बैलून एंड मेक सम पॉइंट ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। तो कहा जा रहा है कि बैलून लीजिए, उस पर कुछ पॉइंट मार्क कीजिए। अब उसमें हवा में डालेंगे उस बैलून में, तो क्या होगा कि वो पॉइंट भी एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना। जब बैलून जब पचका हुआ रहेगा तो उसमें हवा जब निकल जाएगा तो सब पॉइंट एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहेगा इस तरीके से। लेकिन जब बैलून फूल जाएगा तो पॉइंट एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है ना। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। तो इसी तरीके से डिस्टेंस जो है डिफरेंट गैलेक्सी के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है और इस तरीके से अर्थ जो है एक्सपेंड कर रहा है। हाउ एवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द बैलून द पॉइंट देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग। तो कहा जा रहा है कि देखना मतलब कि उस पर यदि देखा जाए तो पॉइंट तो दूर जा ही रहा है, पॉइंट भी बढ़ते जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। दिस इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद द साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। तो यहाँ पे देखिए जैसे तो इस तरीके से दिखाया गया कि पहले पॉइंट इतना नज़दीक होता है, फिर इतना दूर, फिर इस तरीके से दूर जाते रहता है, ठीक है। तो यही बिग बैंग थ्योरी को बताया गया। बिग बैंग थ्योरी में और क्या क्या है, द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज में बांटा गया। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस टू फॉर्म अ सिंगल टाइनी बॉल, यानी कि एक सिंगुलर एटम के रूप में थे, एक छोटे जगह पे कंसीडर थे, सारे मास जितना यूनिवर्स का है। विथ एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, मतलब कि इतना छोटा वॉल्यूम था जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्फिनाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर उनका इन्फिनाइट था और डेंसिटी इन्फिनाइट था। आफ्टर द बिग बैंग द टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, बिग बैंग के बाद जो है ये जो छोटा बॉल था काफ़ी ज़्यादा दूर एक्सप्लोड हुआ। दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। दिस इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर एगो आफ्टर द प्रेजेंट। कहा जा रहा है कि बिग बैंग जो हुआ था आज के लगभग 13.7 ईयर बिफोर हुआ था, ठीक है। मतलब कि इतना बिलियन ईयर पहले हुआ था। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवेंट टू द प्रेजेंट टू, आज भी एक्सपेंड हो रहा है। एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड टू मैटर, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका कुछ एनर्जी मैटर में क्रिएट हो गया। देयर इज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन एट स्लोड डाउन। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो उसके मतलब कि उसके कुछ समय बाद तक जो है काफ़ी तेज़ी से फैलते रहा यूनिवर्स। बाद में फिर स्पीड जो है धीरे हो गया, ठीक है। विद इन फर्स्ट 3 मिनट द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। तो 3 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिग बैंग मतलब बिग बैंग इवेंट के 3 मिनट बाद जो है काफ़ी मतलब 3 मिनट तक काफ़ी ज़्यादा स्पीड से फैल रहा था। उसके बाद जो है धीरे धीरे होने लगा। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। तो कहा जा रहा है कि 3 लाख ईयर मतलब कि बिग बैंग के 3 लाख ईयर बाद टेम्परेचर जो है कम होता गया, 4500 केल्विन पर पहुंच गया, डिग्री सेल्सियस नहीं। और इस तरीके से एटॉमिक मैटर वहाँ से राइज होने लगा। द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। तो सॉरी यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि गैलेक्सी के बीच का स्पेस इंक्रीज करना। एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज होले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। तो इसका मतलब कि ये तो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसके अलावा और कौन सा थ्योरी है नए वाले थ्योरी में, तो एक है हॉले का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इट कंसीडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहा जा रहा है कि इसके अनुसार है कि ऐसा कोई नहीं हुआ था, मतलब कि एक्सप्लोड नहीं हुआ था, है ना। मतलब जैसा अभी यूनिवर्स दिखता है वैसा ही हमेशा था। हाउएवर विथ ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर आर्गुमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। लेकिन ये कोई प्रूफ है, ठोस प्रूफ नहीं दिखा पाए कि यूनिवर्स पहले भी इतना ही बड़ा था और आज भी इतना ही बड़ा है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी का बहुत सारा प्रूफ है कि यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है ना, यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, इसका कई प्रूफ है। तो इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी मतलब कि मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पहले के यूनिवर्स में नहीं था। द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज गिव राइज टू डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। तो दिस फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। तो कहा जा रहा है कि द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस है, तो डिफरेंट मैटर के डेंसिटी में जो डिफरेंस है इसके कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आया और इसके कारण से सारे मैटर एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और इस तरह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। एक गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्स होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टार होता है, मतलब डिफरेंट स्टार का डेंसिटी डिफरेंस है। डेंसिटी में डिफरेंट होने के कारण उनका ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होने के कारण सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और इस तरीके से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी कंटेन नंबर्स ऑफ स्टार, जिसमें कई ज़्यादा संख्या में स्टार होते हैं।
गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन 1000 ऑफ लाइट ईयर। तो गैलेक्सी काफ़ी बड़े होते हैं जिनको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। तो यदि एक गैलेक्सी का डायमीटर देखा जाए तो लगभग 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर के आसपास होता है। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो एक साल में कितना करता होगा आप समझ लीजिए, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और वो तो एक लाइट ईयर है ना, तो 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर तक गैलेक्सी का डायमीटर होता है। A galaxy start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula। तो गैलेक्सी जब फॉर्मेशन होने लगता है गैलेक्सी का, तो सबसे पहला स्टेज होता है उसको लोग नेबुला बोलते हैं। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस। दिस क्लम कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। तो नेबुला में फिर क्या होता है, डेंसिटी मतलब एक जैसे डेंसिटी वाले गैस एक जगह हो जाते हैं और इस तरीके से स्टार का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार टू बिलीव हैव टेकन प्लेस 5-6 बिलियन ईयर एगो। तो स्टार का जो फॉर्मेशन है आज के लगभग 5-6 बिलियन ईयर एगो से चालू हुआ है। ठीक है, लाइट ईयर के बारे में बताया कि लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड लिया जाता है। ठीक है, कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। दिस इक्वल इतना किलोमीटर। देख सकते हैं लाइट ईयर में कितना किलोमीटर है। ठीक है, और सन का जो लाइट है अर्थ तक पहुँचने में 8.311 मिनट लगता है, यानी बोल सकते हैं कि 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट के फॉर्मेशन में क्या क्या है, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। तो नेबुला जैसे क्या हुआ, क्लाउड टाइप का हो गया गैस का, और इसमें जो सेम डेंसिटी वाले गैस है, एक जैसे डेंसिटी वाले गैस है, एक जगह जमा हो गए, तो इस तरह से स्टार का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, द स्टार क्या है, लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। एक नेबुला के अंदर एक जैसे डेंसिटी वाले गैस का मतलब कि लोकलाइज्ड ग्रुप है स्टार। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस दस डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। तो कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सब एक जगह इकट्ठे हो गए और इसके कारण से एक मतलब कि क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हुआ, गैस क्लाउड बना और एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क की तरह फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे ग्रेविटेशन के कारण। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेज द क्लाउड गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कॉन्डेंस्ड। दूसरे स्टेज में जो गैस के क्लाउड थे ठंडा होने लगे, कॉन्डेंस होने लगे और इसके कारण से मैटर का डेवलपमेंट हुआ। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, तो इस मतलब कि सबसे पहले जो मतलब ठंड उनके कॉन्डेंसन होने के कारण जो मैटर डेवलप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलाइजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन causes the matter to stick together. Planetesimals are large number of smaller bodies। तो प्लेनेटेसिमल क्या है, तो उसी का मतलब कि जब ये ठंडा हो जाता है तो जो बड़ा बॉडी बनता है, लार्जर बॉडी जो मतलब कोलाइजन के कारण बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेटेसिमल्स एग्रीड टू फॉर्म फीवर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेनेट। तो जैसे आप यहाँ से सेकंड पॉइंट से फिर से समझिए कि दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं जैसे गैस क्लाउड जब कॉन्डेंस होने लगता है, ठीक है, तो इसके अंदर छोटे राउंड स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बनते हैं जिसको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। फिर ये कोलाइजन के कारण एक दूसरे से टकराते हैं और जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल से आपस में टकरा कर जुड़ते जाते हैं। लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलाइजन, कोलाइजन के कारण टकराने के कारण लार्जर बॉडी बनने लगते हैं। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण भी ये बड़े होने लगते हैं। तो उस प्लैनेटेसिमल जब ज्वाइंट होकर बहुत बड़ा बन जाता है उसको फिर तो बन जाता है प्लैनेट बन जाता है। ठीक है, तो प्लैनेट का 3 स्टेज है। सबसे पहला जो नेबुला होता है, नेबुला में जो एक जैसे जो गैस होते हैं, ठीक है, वो बन के स्टार बनते हैं। फिर स्टार के अंदर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में जब ठंडा होने लगता है स्टार, तो फिर प्लैनेटेसिमल बनते हैं जो छोटे शेप में होते हैं और बहुत सारे प्लैनेटेसिमल फिर ऐड होकर के प्लैनेट बन जाते हैं। अब अपने सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। द नेबुला फॉर विच सोलर सिस्टम इज सपोज्ड टू बी फॉर्म्ड स्टार्टेड इन द कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन समटाइम 5 से 5.6 बिलियन ईयर एगो। था हमारे सोलर सिस्टम के लिए जो नेबुला का फॉर्मेशन हुआ था लगभग 5 से 5.6 बिलियन ईयर एगो पहले हुआ था और हमारे प्लेनेट का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर एगो से स्टार्ट हो गया था। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लेनेट है, 63 मून है और भी कई छोटे बड़े बॉडी है, एस्टेरॉयड है, कॉमेट है। ठीक है, आउट ऑफ द 8 प्लेनेट मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लेनेट। तो आगे के जो 4 प्लेनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लेनेट बोलते हैं, बाकी सबको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल।
उसी तरीके से इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ लाइक प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि पत्थर और मिनरल के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, और इनका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। दिस 4 प्लेनेट्स को नेक्स्ट वाला जो है उसके बाद वाले उसको जोबियन प्लेनेट बोलते हैं। तो आगे वाले को टेरेस्ट्रियल, पीछे वाले 4 प्लेनेट को जोबियन प्लेनेट या फिर जायंट प्लेनेट बोलते हैं। जोबियन मीन्स जुपिटर लाइक, जोबियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। इसमें जो अधिकांशतः प्लेनेट होते हैं गैस के बने होते हैं, ठीक है, इनका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक होता है, इनमें अधिकांशतः हीलियम और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ऑल द प्लेनेट्स वी आर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड समटाइम 4.6 बिलियन ईयर अगो। तो सारे प्लेनेट एक ही पीरियड में बने हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मीटिंग में जो है प्लूटो को मतलब कि निकाल दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल और जोबियन प्लेनेट में क्या डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किसको बोलते हैं, आगे के 4 प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लास्ट वाले 4 प्लेनेट को जोबियन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि अर्थ लाइक प्लेनेट, जोबियन का मतलब कि जुपिटर लाइक प्लेनेट, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस एंड सॉलिड पार्टिकल्स। जोबियन प्लेनेट्स आर फॉर्म क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो है स्टार के काफ़ी नज़दीक में फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और जोबियन प्लेनेट का मतलब कि जो फॉर्मेशन हुआ स्टार से दूर हुआ है। सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, so it blew off lot of gas and dust from the terrestrial planet. The solar wind were not in that intense to cause similar removal of gas from the jovial planet. तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में गैस ज़्यादा नहीं है, जैसे इसका जो एटमॉस्फेयर है थीन है, हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है थीन है किसके मुकाबले, बाकी लास्ट वाले 4 प्लेनेट के मुकाबले। तो इसका रीज़न क्या है, जो सोलर विंड आता था उसके कारण से जो है गैस यहाँ से मतलब कि निकलता गया, ठीक है, मतलब कि तेज़ हवा के कारण यहाँ गैस का जमावड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, गैस ज़्यादा नहीं जम पाया, और लास्ट वाला जो 4 प्लेनेट वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा संख्या में कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये है। दूसरा अंतर है द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आर स्मॉलर, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट स्मॉलर है, उनका लोअर ग्रेविटी है, ठीक है, इसलिए वो गैस को स्केप भी नहीं कर सकते, मतलब कि जो निकल रहा है गैस उसको पकड़ भी नहीं सकते। और बाकी सारे प्लेनेट जो लास्ट वाले बड़े हैं तो उनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, इसके कारण से सारे गैस को मतलब कि अट्रैक्ट करके रखे हुए रहते हैं। ये 3 यहाँ पे डिफरेंस है। मून के बारे में पढ़ते हैं, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून ही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर वाज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। तो जिस तरह से अर्थ के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरी, उसी तरह से मून के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरी दिया गया है। 1838 में सर जो डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। तो 1838 में डार्विन के द्वारा बताया गया था कि अर्थ और मून दोनों एक ही रोटेटिंग बॉडी में थे। द होल मास बिकेम डम सेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। तो पूरा मास में से फिर एक टूट गया जो आज मून के तरह में है, ठीक है। इट वाज आल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट यू प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड द पैसिफिक ओशन। और ऐसा भी कहा गया कि मून के लिए जो मटेरियल निकला था जो आज हमारा पैसिफिक ओशन है उसी में से निकला था। एक किसका कहना था, डार्विन का कहना था, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट आइदर ऑफ एक्सपेंशन। तो साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा कुछ मतलब कि माना नहीं जाता है आजकल, क्योंकि इसका कोई एक्सपेंशन प्रूफ नहीं है, मतलब कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जायंट इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज द बिग स्प्लैट। तो कहा जा रहा है कि एक बिग स्प्लैट का घटना हुआ था, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी के कारण मून का फॉर्मेशन हुआ था। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। कहा जा रहा है कि द बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स। तो मार्स के साइज का बॉडी जो है अर्थ के साथ कोलाइड हुआ था, ठीक है। बिग स्प्लैट के बारे में पढ़ रहे हैं। मार्स के साइज का है, मार्स के साइज से लेकर मार्स के 3 गुना साइज का, ठीक है, एक बॉडी अर्थ के साथ कोलाइड हुआ था अर्थ के फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही। उसी कारण एक ब्लास्ट हुआ, इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस। मतलब उसके कारण से अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया, वही आज हम लोग मून की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी थ्योरी है। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तब हम लोग इवोल्यूशन अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि डू यू नो द प्लेनेट अर्थ वाज इनिशियली बैरन। तो कहा जा रहा है कि प्लेनेट अर्थ जो था पहले बैरन था, रॉकी था, काफ़ी हॉट था, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थीन था, हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ पाया जाता था। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। आज के अर्थ ऐसा नहीं है। हेंस देयर मस्ट बी हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस व्हिच मे हैव काउज्ड दिस चेंज फ्रॉम रॉकी बैरन हॉट टू ब्यूटीफुल प्लेनेट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुछ तो जरूर चेंज होगा जिसके कारण से इस तरह का अर्थ जो था आज काफ़ी सुंदर अर्थ के रूप में है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है ना, एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा। In the following section you will find out how the period between 4600 million year and the present led to the evolution of earth। तो नीचे वाले सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे किस तरीके से 4600 मिलियन से आज तक अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। द अर्थ वाज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ का एक लेयर स्ट्रक्चर है ना। द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द लेयर एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट नॉट इनफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट एंड से लेकर के
अर्थ के सेंटर तक जो भी मटेरियल पाया जाता है एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। द एटमॉस्फेयर मैटर हैज लेस डेंसिटी, एटमॉस्फेयर में जो मैटर है उसका डेंसिटी काफ़ी कम है। और उसी तरह से सरफेस जैसे जैसे मतलब नीचे जाते जाते डेंसिटी बढ़ते जाता है। और अर्थ का जो इंटीरियर है मतलब अर्थ का जो सेंटर है वहाँ का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, द अर्थ वाज मोस्टली इन द वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोडियल स्टेज। तो कहा था कि जब ये प्राइमरी स्टेज में था अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो अर्थ उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। तो डेंसिटी में बढ़ने के कारण अंदर का जो टेम्परेचर है, इनसाइड का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज करता गया। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग द डेंसिटी। तो इस तरीके से जो अंदर का मटेरियल था डेंसिटी के आधार पे सेपरेट होता गया। जो ज़्यादा डेंसिटी था वो नीचे रह गया, उससे कम डेंसिटी उसके ऊपर, उसके कम डेंसिटी उसके ऊपर, जो सबसे कम डेंसिटी सबसे ऊपर, है ना। इसलिए एटमॉस्फेयर का डेंसिटी सबसे कम है और अंदर का सेंटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। दिस अलाउड हैवियर मेटल लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके कारण से हैवियर मेटल जैसे लोहा जैसे थे ये सब अर्थ के सेंटर के चले गए, अर्थ के सेंटर, एंड द लाइटर वन टू मूव टुवर्ड द सरफेस। जो हल्का था सरफेस के पास चला गया। विथ पासेज ऑफ द टाइम इट कूल्ड फर्दर। तो समय जैसे बीतता गया ठंडा होता गया और सॉलिड बनता गया और अपने आप को छोटे मतलब सॉलिड बनता गया तो उसका साइज भी छोटा होता गया। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट। इस तरीके से अर्थ के क्रस्ट का डेवलपमेंट हुआ। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। तो मून के फॉर्मेशन के समय जब मार्स जैसा कोई बॉडी इंडिया मतलब अर्थ से टकराया था तो अर्थ फिर से गर्म हो गया। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। तो इस कारण से अर्थ जो है डिफरेंट मतलब अर्थ का जो मटेरियल है, ठीक है, डिफरेंट लेयर में बन गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव लेयर लाइक क्रस्ट। तो यदि सरफेस से सेंटर की तरफ जाए तो सबसे ऊपर क्रस्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके अंदर है मेंटल, उसके अंदर है आउटर कोर, उसके अंदर इनर कोर, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज। तो क्रस्ट से लेकर कोर तक जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है, मतलब अंदर जाते हैं डेंसिटी बढ़ता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आज जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लास में, मतलब सॉरी आगे के चैप्टर में। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो प्रेजेंट जो हम लोग एटमॉस्फेयर देखते हैं ये पहले ऐसा नहीं था, इसके इवोल्यूशन में 3 स्टेज हैं, तीन स्टेज में फॉर्मेशन हुआ है इसका। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। तो पहला स्टेज में क्या हुआ कि जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हुआ। इन द सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है, दूसरे स्टेज में अर्थ का जो हॉट इंटीरियर था उसके कारण से एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट हुआ। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड। और तीसरा जो है फोटोसिंथेसिस के कारण अर्थ का, मतलब पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जो भी आया वो फोटोसिंथेसिस के कारण आया, ठीक है। द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्टाइप्ड विद द रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। तो जो पुराना वाला सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम उसमें शिफ्ट था, ठीक है, और एक ऐसे खत्म हुआ सोलर विंड के कारण खत्म हुआ। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ द अर्थ बट आल्सो इन द ऑल टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो जैसे हम लोग पढ़े कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं वहाँ पे सोलर विंड के कारण गैस टिक नहीं पाया और अर्थ का मतलब कि इधर का ग्रेविटेशन भी कम है तो इसके कारण से विंड गैस जो है दूसरे प्लेनेट पे चला गया, ठीक है। तो इस कारण से जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स खो दिया, हाइड्रोजन और हीलियम उसमें नहीं रहा। ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। जब अर्थ का कूलिंग हो रहा था क्योंकि अर्थ काफ़ी पहले गर्म था तो ठंडा होने के कारण अर्थ के इंटीरियर रीजन से वाटर वेपर निकल रहा था। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इस तरीके से यहाँ से प्रेजेंट एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेंट वाटर वेपर। पहले के जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हुआ करता था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये सब गैस पाया जाता था और काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता था। द प्रोसेस थ्रू विच द गैस वेयर आउटवर्ड फ्रॉम द इंटीरियर कॉल्ड डिगैसिंग। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिगैसिंग बोलते हैं, मतलब कि जब अर्थ ठंडा हो रहा था तो बहुत सारा जो एटमॉस्फेयर में मिल रहा था गैस उसको हम लोग डिगैसिंग बोलते हैं। कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन होता था जिसके कारण से एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर और डिफरेंट गैस का जमावड़ा हुआ वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे जाके एज अर्थ कूल्ड, जैसे जैसे अर्थ ठंडा होता गया द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कॉन्डेंस। तो वाटर वेपर भी ठंडा होता गया ऊपर का। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व इन द रेन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था वो उसके साथ डिजॉल्व हो गया और रेन वाटर के रूप में नीचे आया। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज काउजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सर्फेस गोट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन गिव राइज टू द ओशंस। तो जो रेन वाटर हुआ उसके कारण से ओशन का फिर इस तरीके से बना। द अर्थ ओशन वर फॉर्म विद इन 500 मिलियन ईयर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन से 500 मिलियन ईयर के बाद जो है रेन वाटर का मतलब कि ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। दिस टेल्स अस दैट ओशन आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि ओशियन जो है 4000 मिलियन ईयर पहले का है।
सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर एगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व, 3800 मिलियन ईयर एगो पहले जो लाइफ इस तरीके से स्टार्ट हुआ। हाउएवर अराउंड 2500 टू 3000 मिलियन ईयर प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट्स इवॉल्व। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस पीरियड में चालू हुआ 2500 से 3000 मिलियन साल पहले, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस चालू के कारण ऑक्सीजन बढ़ता गया एटमॉस्फेयर में, है ना, और इस तरीके से ऑक्सीजन का वहाँ पे आया, पहले ऑक्सीजन नहीं था ओरिजिनल वाले में। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइफ सिर्फ मतलब कि ओशियन में ही था, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन हुआ करता था। ओशियन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंचुअली ओशन वेयर सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। और इस तरीके से ओशियन में जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया लगभग 2000 मिलियन साल पहले, ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, तो फिर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में जाने लगे और इस तरीके से ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ लेट द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो अर्थ के एवोल्यूशन का लास्ट फेज है। It is undoubtedly clear that the initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for development of the life। तो कहा जा रहा है कि ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अर्थ का जो शुरुआत फेज था और एटमॉस्फेयर का जो शुरुआत फेज था इसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विच वर फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड असेंबल्ड देम। तो कहा जा रहा है कि मॉडर्न जो साइंटिस्ट है इसको एक केमिकल रिएक्शन के रूप में देखते हैं कि पहले किस तरीके से था, आज किस तरीके से है ना। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एक्जिस्टेड इन द प्लेनेट इन द डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो जो डिफरेंट पीरियड में जो हम लोग को जीवन मिलता है रॉक्स के फॉर्म में, फॉसिल के फॉर्म में है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देन 3000 मिलियन ईयर। तो कहा जा रहा है कि एल्गी का भी, ब्लू एल्गी का भी मतलब कि प्रेजेंट मिला है हम लोग को 3000 मिलियन ईयर पहले का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लाइफ उस समय था। तो द समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न एज गिवन जियोलॉजिकल स्केल ऑन पेज 18। तो पेज 18 में एक स्केल दिया उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो नीचे से हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑरिजिन ऑफ स्टार सुपरनोवा बिग बैंग ये कब हुआ था। यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ स्टार हुआ 5000 मिलियन साल पहले, बिग बैंग हुआ 13700 मिलियन साल पहले, ठीक है। सुपरनोवा का फॉर्मेशन हुआ 12000 मिलियन साल पहले और स्टार का ऑरिजिन हुआ 5000 मिलियन साल पहले। जब स्टार का ऑरिजिन हुआ तो ऑरिजिन ऑफ सन भी होगा और सुपरनोवा के केस में ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो 570 से 3800 से 4800 मिलियन साल पहले के देखा जाए तो ओशियन कंटिनेंट ये सब का फॉर्मेशन हुआ। 2500 से 3800 का देखा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। 570 से 2500 मिलियन साल का देखें तो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स पाए गए उसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो 505 से 570 मिलियन साल पहले कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं था, मतलब अर्थ पे लाइफ नहीं था, पानी के अंदर लाइफ था। 438 से 505 मिलियन साल पहले पहला मछली यहाँ पे एग्जिस्ट किया। उसके बाद देखते हैं 408 से 480 मिलियन साल पहले फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, प्लांट, है ना, मतलब कि अब जमीन पे भी लाइफ आने लगा प्लांट के रूप में। उसके बाद फिर एम्फीबियन आए, एम्फीबियन यानी कि जो दोनों जगह रहते हैं। उसके बाद फिर रेप्टाइल आए, रेप्टाइल में वर्टेब्रेट्स आए। उसके बाद फिर रेप्टाइल डोमिनेट करने लगे, है ना, एम्फीबियन को रिप्लेस कर दिया गया रेप्टाइल के द्वारा। उसके बाद फिर फ्रॉग आए, टर्टल आए। उसके बाद फिर डायनासोर का एज है 144 से 208 मिलियन साल पहले। 65 से 144 मिलियन साल पहले डायनासोर एक्सटिस्ट मतलब कि खत्म हो गया अर्थ से। उसके बाद फिर स्मॉल मैमल्स आए 57 से 65 मिलियन साल पहले, रैट, माइस ये सब। उसके बाद फिर रैबिट आए, हेयर आए, एंथ्रोपॉइड ऐप आए, ऐप यानी कि लंगूर आए, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग प्लांट आए 5 से 24 मिलियन साल पहले। 2 से 5 मिलियन साल पहले ह्यूमन के एंसेस्टर आए और होमोसेपियंस है लगभग 10,000 से 2 मिलियन साल पहले। और उसके बाद फिर आज मतलब समय देखा मॉडर्न मैन, ठीक है। तो अर्थ का जो पूरा पीरियड है उसको सबसे बांटा जाता है, ईवन में बांटा जाता है, ईयर में बांटा। जैसे यदि हम लोग चले ईयर से बड़ा चले, जैसे होता है ना कि सबसे छोटा सेकंड है, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा हो गया आवर, आवर से बड़ा हो गया दिन, डे, डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, है ना, ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा सेंचुरी, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो फिर उसको बांटा, उससे बड़ा हो गया एज, एज से बड़ा होता है इपोक, इपोक से बड़ा होता है पीरियड, पीरियड से बड़ा होता है ईरा और सबसे बड़ा होता है ईवन, ठीक है। तो एक क्रम याद रखिए, सबसे बड़ा होता है ईवन, उसके बाद ईरा, फिर पीरियड, इपोक, एज, उसके बाद ईयर में बांटा गया। ईयर को अब जिस तरीके से लिख सकते हैं, डेकेड हो गया, मिलेनियम हो गया, मिलेनियम यानी 1000 साल। तो अभी कौन सा पीरियड है, तो क्वाटरनरी पीरियड है। यदि ईरा पूछा जाए तो सिनोजोइक ईरा कहा जाता है अभी को, ठीक है। उसके पहले मीसोजोइक ईरा था, उसके बाद पहले पैलियोजोइक ईरा था, प्री कैम्ब्रियन ईरा, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ए ईरा है, इधर इपोक है, सबसे बड़ा ईवन होता है, ठीक है। अभी इपोक पूछा जाए तो होलोसीन इपोक है अभी, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब
एक क्रम है, टाइम का एक बोल सकते हैं स्टेज है, डिफरेंट स्टेज है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और यदि पॉसिबल हो तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, इसका जो आंसर है यहाँ पे है ना, सॉरी एक मिनट, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।